इस वीडियो में बजट की जो मुख्य बातें हैं 2022-23 की, जो कल 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। लगातार चौथी बार बजट उन्होंने प्रस्तुत किया और कोविड काल में दूसरा बजट उन्होंने प्रस्तुत किया, तो उसकी महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे, जो हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। उस पर 31 जनवरी को जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था वित्त मंत्री के द्वारा, लेकिन इसमें फिर से आर्थिक सर्वेक्षण को एक बार देखेंगे। और इसके अलावा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट उत्तर प्रदेश और बिहार के आंकड़ों को सम्मिलित करते हुए, वन सर्वेक्षण के अलावा NFHS के रिपोर्ट, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, पांचवा जो चरण है, उसके रिपोर्ट्स महत्वपूर्ण देखेंगे, जो आने वाली वर्ष भर की परीक्षाएं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो केंद्रीय बजट में सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर सभी समेकित कल्याण पर ध्यान देने के साथ वृहद आर्थिक स्तर वृद्धि पर जोर देने की कल्पना की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया, मतलब 1 फरवरी को। ये PIB से लिया गया है, कल की खबर है। बजट की जो प्रमुख बातें थी, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी अभी हम देखेंगे। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। इस योजना में यह है। PLI योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। जो PLI स्कीम पिछली बार 13 सेक्टर्स के लिए लाई गई थी, उसमें 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। अगले 25 वर्ष भारत एट 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है। मतलब 4 पिलर हैं, कौन कौन, याद रखिएगा, रट लीजिएगा। अमृत काल में प्रवेश करने के मतलब ये 75वां वर्ष है हमारी आज़ादी का। अगला 25 वर्ष जब हम पार करेंगे तो 100वां वर्ष होगा। तो इस बीच का जो वर्ष है, अर्थात 76वां वर्ष अमृत काल में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो इसलिए बजट को 25 वर्षीय बनाया गया, मतलब 25 वर्षीय लक्ष्य को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है, जिसमें 4 पिलरों को ध्यान में रखा गया है। पहला PM गतिशक्ति, दूसरा समेकित विकास, तीसरा उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्य, और चौथा निवेश को वित्तीय मदद। PM गतिशक्ति की बात करें तो PM गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक, ध्यान रखिए। सड़क, रेल, पूछेगा कौन इसमें से नहीं है। सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। देखिए, PM गतिशक्ति की बात करें तो PM गतिशक्ति है क्या? गतिशक्ति, गति में शक्ति, अर्थात कोई चीज़ गतिमान है, उसको धीरे धीरे गति कर रही है, उसको शक्ति देना, यही गतिशक्ति है। दरअसल कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें कई मंत्रालय, कई विभागों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है एक दूसरे के। तो इससे क्या होता है कि एक फाइल क्या होती है, एक विभाग से दूसरे विभाग, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय टहलती रहती है और काम में बहुत देरी हो जाती है, कोई भी योजना, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो ये जो स्कीम है PM गतिशक्ति, ये विभिन्न जो अवसंरचना से जुड़े मंत्रालय हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएगी, ताकि योजनाओं को गति दी जा सके, है ना। फाइल इधर उधर ना जाए, बस एक जगह फाइल जाए और काम हो जाए। तो PM गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक, सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना, ये हैं। PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की बात करें तो PM गतिशक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक जो हमने देखा, निर्बाध बहुपक्षीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के दायरे में आ जाएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में इन 7 कारकों से जुड़ी परियोजनाओं को PM गतिशक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ दिया जाएगा। सड़क परिवहन की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में देखिए, अब जो हम आपने 7 पिलर, 7 ये कारक देखे, 7 कारकों की बात की जाए तो क्या क्या प्लानिंग है। तो सड़क परिवहन की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए 20,000 रुपये जुटाए जाएंगे, 20,000 करोड़ रुपए कर दीजिएगा, 20,000 रुपये नहीं, 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। तो ये तो PIB की हालत है। चलिए, कोई बात नहीं है, त्रुटियाँ सबसे होती हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए PPP, ट्रिपल P प्रारूप, जो पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप प्रारूप होता है उसके जरिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये कार्य होगा। रेल मार्ग की बात करें तो स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना इस बजट में की गई है। क्या? एक स्टेशन एक उत्पाद, एक स्टेशन पे एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। 2022-23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा। तो रेल मार्ग नेटवर्क कितना जोड़ा जाएगा? 2000 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। तो अगले 3 वर्ष में 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। अगले 3 वर्ष के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल रेलवे में विकसित किए जाएंगे। पर्वतमाला की बात करें तो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को PPP प्रारूप में लाया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। समेकित विकास की आप बात करें, जो दूसरा पिलर है, ये तो गतिशक्ति योजना थी, उसके महत्वपूर्ण आपने देखे कारक। समेकित विकास जो दूसरा पिलर है उसमें कृषि है। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन चलाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। केन बेतवा परियोजना, तो किसानों को भी डिजिटल सुविधा प्रदान की जाएगी इस योजना में, तो डिजिटल सुविधा का विस्तार किया जाएगा। केन बेतवा परियोजना की बात करें तो केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ परिव्यय किया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। MSME की बात करें तो उद्यम ई श्रम NCS और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़, जो विभिन्न पोर्टल MSME मंत्रालय ने चलाए थे उनको आपस में जोड़ा जाएगा। 130 लाख MSME को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया। तो वर्तमान में कितने उद्यम हैं MSME में? तो 130 लाख उद्यम है। तो कितना बड़ा सेक्टर है, ध्यान आपको पता चल सकता है इस बात से। ECLGS को जो गारंटी वाली स्कीम है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, उसको मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। इसके तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम शुरू होगा। देखिए आज बजट में क्या पूछता है, ऐसे ही पूछता है कौन कौन से प्रोग्राम शुरू किए गए हैं बजट में, तो ये सभी महत्वपूर्ण है। कौशल विकास की बात करें तो ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड लॉन्च किया जाएगा। ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा की बात करें तो PM ई-विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। तो अभी वर्तमान में 12 टीवी चैनलों पर दिखाया जाता था, इसको बढ़ाकर 200 टीवी चैनल कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कंटेंट विकसित किया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की, तो ये महत्वपूर्ण है, डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, बजट में कहा गया है। स्वास्थ्य में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देख रेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसका नोडल सेंटर कहाँ? निम्हांस होगा, NIMHANS होगा, और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु इसे प्रौद्योगिकी सहायता देगा। सक्षम आंगनबाड़ी, तो मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए
महिलाओं और बच्चों की एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे उनको। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में उनको बदला जाएगा, ध्यान रखिएगा, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। हर घर नल से जल, हर घर नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो इस बार बजट बढ़ाया गया इसका। सभी के लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 22-23 में 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं और वित्त पोषण के लिए नई योजना PMDEVINE शुरू की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कैंसर जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि चर्चित रोग है और बहुत ज़्यादा फैलता है वहाँ पे। तो इससे निपटने के लिए भी ये महत्वपूर्ण स्कीम है। डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, PMDEVINE या PM डिवाइन योजना भी अगर हिंदी में दे देगा तो याद रखेगा, PM डिवाइन स्कीम पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। इस योजना के तहत युवा और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का शुरुआती आवंटन दिया जाएगा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम, उत्तर सीमा पर छिटपुट आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम शुरुआत किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। 100% बैंकिंग की बात करें तो 100% 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा। तो पूरी तरह से बैंक बना दिए जाएंगे 1.5 लाख डाकघर। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करेंगे। तो 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित होंगी। ई पासपोर्ट की बात करें, देखिए आपको डिजिटल इंडिया के लिए लिखने के लिए अगर निबंध आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जा रही हैं। एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। शहरी नियोजन, भवन उपनियमों, शहरी नियोजन योजना, पारगमन उन्मुखी विकास का आधुनिकीकरण लागू किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी। भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन, भूमि के रिकॉर्ड के IT आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या जारी की जाएगी। त्वरित कारपोरेट बहिर्गमन, कंपनियों को तेजी से बंद करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एस्केलेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट स्थापित किया जाएगा, जो कंपनियां बंद होना चाहती हैं या बंद जिनको करना होता है। AVGC संवर्धन कार्यबल, इस क्षेत्र की संभावना का पता लगाने के लिए एक एनिमेशन, विजुअल प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक, AVGC जिसको कहते हैं एनिमेशन, विजुअल प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक, AVGC संवर्धन कार्यबल की स्थापना की जाएगी इस क्षेत्र में विकास के लिए, संभावनाओं के लिए। दूरसंचार क्षेत्र की बात करें तो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए हिस्से के रूप में 5G के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए डिजाइन जनहित विनिर्माण के लिए योजना लाई जाएगी। निर्यात संवर्धन के लिए उद्यम एवं सेवा केंद्रों के विकास में भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्यों को समर्थ बनाने के लिए विशेष आर्थिक जोन SEZ अधिनियम को एक नए विधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा में आत्मनिर्भरता 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68% निर्धारित किया गया, जो 2021 में 58% के मुकाबले अधिक है। 25% रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप्स और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा। जांच और प्रमाणीकरण जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय स्थापित किया जाएगा। सनराइज अवसर, जो कि तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भूस्थानिक प्रणालियों और ड्रोनों, सेमीकंडक्टर और इसके इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल्स, हरित ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता प्रणालियों जैसे सनराइज अवसरों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी योगदान उपलब्ध कराया जाएगा। सनराइज उद्योग जो उद्यम होते हैं वो ऐसे उद्यम होते हैं जिनमें संभावना बहुत ज़्यादा होती है, अभी कुछ किया नहीं गया होता है। ये उदय होते उद्योग होते हैं, नए नए, है ना। यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं होती हैं रिसर्च की, डेवलपमेंट की। ऊर्जा पारगमन और जलवायु कार्यवाही, वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए 2030 तक कितना 280 गीगावाट लक्ष्य है।
उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए उत्पादन के जुड़े प्रोत्साहन के लिए कितना 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास पैलेट्स फायर किए जाएंगे। वार्षिक रूप से 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत की जाएगी। किसानों के लिए अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। खेतों में पराली जलाने से रोकने में मदद मिलेगी। तो सरकारी जो मदद है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। कोयला गैसीकरण करने तथा उद्योग के लिए कोयले को रसायनों में परिवर्तित करने के लिए 4 पायलट परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। कृषि वानिकी अपनाने वाले अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित किसानों को वित्तीय सहायता अलग से दी जाएगी। सार्वजनिक पूंजीगत निवेश की बात करें 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश को जारी रखा जाएगा। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% तेजी से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है, तो पिछले वर्ष 5.4 लाख करोड़ था, जिसको बढ़ाकर 7.50 करोड़ मतलब 7.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया है। वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। सार्वजनिक पूंजीगत निवेश में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का लगभग 4.1% है। पूंजीगत व्यय GIFT IFFSC ये गिफ्ट शहर या GIFT, जिसको कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कहते हैं, तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण भी जहाँ पर खोला गया है गुजरात के गांधीनगर में, तो वहाँ पर गिफ्ट शहर में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना भी यहाँ पर की जाएगी। संसाधनों को जुटाना, डेटा केंद्रों और ऊर्जा भंडार प्रणालियों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाएगा। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और एक सबसे बड़े स्टार्टअप और विकास इकोसिस्टम में सुविधा प्रदान की। इस निवेश को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सनराइज क्षेत्रों के लिए ब्लेंडेड निधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी जारी किए जाएंगे। डिजिटल रुपए का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपए की शुरुआत 2022-23 में की जाएगी। कब? 2022-23 में डिजिटल रुपीस की, जिसकी बहुत पहले से बात हो रही है, उसकी शुरुआत की जाएगी। राज्यों को वृहद राजकोषीय स्पेस उपलब्ध कराया जाएगा। तो पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के लिए अधिक परिव्यय की व्यवस्था की जाएगी। यह परिव्यय बजट अनुमानों में 10,000 करोड़ रुपए था, जो वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों में 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, जो सामान्य ऋण के अतिरिक्त है, ये भी इसका लक्ष्य है। 2022-23 में राज्यों को GSDP के, जो स्टेट का GDP होता है, के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। राजकोषीय प्रबंधन की बात करें तो प्रमुख आंकड़े बजट अनुमान 2021-22 34.83 लाख करोड़ रुपए का है, ध्यान रखिएगा। संशोधित अनुमान 2021-22 का जो बजट का है, अर्थात जो बजट था वो और जो बजट खर्च हुआ कितना, 37.70 लाख करोड़ रुपए का, ये संशोधित अनुमान 2021-22 के लिए है। ठीक है, तो बजट अनुमान कितना था? 34.83 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन ये बढ़कर कितना हो गया? 37.70 लाख करोड़ रुपए। इस बार जो बजट है कितने का है? 39.45 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा है पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2022-23 के लिए। वर्ष 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां कितनी होने के अनुमान है? तो 22.84 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है प्राप्तियों का। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा GDP का 6.9% रहने का अनुमान है। बजट अनुमानों में 6.8% कहा गया था पिछली बार 2021-22 के लिए, लेकिन कितना रहा? संशोधित अनुमान 6.9%।
वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना अनुमानित है? 6.4%। तो ये सब महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो स्थिर व संभावित कर व्यवस्था संबंधी नीति को आगे बढ़ाया जाएगा। विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने का दृष्टिकोण रखा गया है। कर प्रणाली को सरल बनाया जाएगा और मुकदमेबाजी को कम किया जाएगा। नई अद्यतनीकृत विवरणी का चलन शुरू किया जाएगा। अतिरिक्त कर की अदायगी करके अद्यतन विवरणी दाखिल करने के लिए नया प्रावधान किया गया है। करदाता को आय के आकलन में की गई गलतियों को सुधार कर अद्यतन विवरणी दाखिल करने का अवसर मिलेगा। अद्यतन विवरणी संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 2 वर्षों के भीतर दाखिल की जा सकती है। सहकारी समितियों की बात करें, सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% किया गया है। सहकारी समितियों और कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। उन सहकारी समितियों के लिए अधिभार की मौजूदा दर को 12% से घटाकर 7% किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछेगा ये, जिनकी कुल आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है। दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग आश्रितों को उनके माता पिता अभिभावकों के जीवन काल के दौरान, यानी माता पिता अभिभावकों के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी बीमा योजनाओं से वार्षिकी और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना के योगदान में समानता, तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन, कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को 1 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करने का प्रस्ताव किया गया है। पहले निगमन की अवधि 31 मार्च 2022 तक वैध थी, अब ये 31 मार्च 2023 तक वैध होगी। रियायती कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रोत्साहन, धारा 115 BAB के तहत विनिर्माण एवं उत्पादन शुरू करने की अंतर्तिथि को 1 वर्ष के लिए यानी 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए योजना, तो वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई है। ध्यान रखिए ये लाइन, किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर कितनी होगी? 30% होगी। इस प्रकार की आय की गणना करते समय अधिग्रहण लागत को छोड़कर किसी भी खर्च अथवा भत्ते के लिए कटौती नहीं होगी। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती। लेन देन के विवरण के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर की रकम के लिए 1% की दर से TDS देय होगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता के यहाँ कर देय होगा। मुकदमा प्रबंधन, यदि किसी मामले में कानून उसी तरह का हो जिससे संबंधित कोई मामला उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो, तो विभाग द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया को अदालत द्वारा उस कानून के संबंध में फैसला दिए जाने तक टाल दिया जाए, यह व्यवस्था है। करदाताओं और विभाग के बीच दोहराई जाने वाली मुकदमेबाजी को कम करने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। IFSC को कर प्रोत्साहन, निम्नलिखित को निर्धारित शर्तों के साथ कर से छूट प्रदान की गई। विदेशी डेरिवेटिव प्रपत्रों से ये सब महत्वपूर्ण नहीं है इतना। ये लाइन महत्वपूर्ण है, किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर अधिभार की अधिकतम सीमा कितनी होगी? 15% होगी। इससे स्टार्टअप समुदाय को नुकसान मिलेगा, जो नुकसान उनका होगा उनका प्राप्त होगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, आय और मुनाफे पर किसी भी अधिभार अथवा उपकर को कारोबारी खर्च की श्रेणी में रखने की अनुमति नहीं होगी। कर वंचन की रोकथाम, ये सब महत्वपूर्ण नहीं इतना। TDS प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो आय है उसका सबसे बड़ा साधन कौन है? बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। ध्यान रखिएगा 35%, बहुत ज़्यादा। उधार और अन्य देवदारियों से 35% आय हुई कुल आय का। 100 में अगर देखें तो 35 रुपया बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज आया। दूसरे नंबर पे GST रहा 16%, ठीक है। तीसरे नंबर पे
इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर और आयकर दोनों 15-15%, तो इनकम टैक्स में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है, आप देख रहे हैं। इसके बाद फिर स्थान आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी का, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ और कस्टम्स का 5%। ठीक है, रुपए कहाँ खर्च होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा हो रहा है भारत सरकार का वो हो रहा है 20% खर्च हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट से, ब्याज अदायगियों में सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है 20%। उसके बाद जो राज्यों को दिया जाता है स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, ठीक है, जो राज्यों को कर में हिस्सा दिया जाता है 17%, दूसरे नंबर पे वो। तीसरे नंबर पे जो खर्च होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं होती है उसमें, और उसके बाद स्थान आता है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स जो 10% है। इसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, और अदर एक्सपेंडिचर 9%। फिर स्थान आता है आपका डिफेंस रक्षा और सब्सिडीज, जो सब्सिडी दी जाती है 8%, ठीक है, और फिर अंत में पेंशन 4%। तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। विभिन्न योजनाओं के लिए जो बजट निर्धारित है, तो नेशनल हेल्थ मिशन आप देख सकते हैं कि पिछले वर्ष 2021-22 में 34,947 करोड़ रुपए थे। इस बार बढ़ाकर 37,800 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं बजट। जल जीवन मिशन के लिए जो पिछले वर्ष 45,011 करोड़ रुपए आवंटित थे, इस बार 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेशनल एजुकेशन मिशन के लिए, शिक्षा मिशन के लिए 30,796 करोड़ पिछले वर्ष आवंटित थे, इस वर्ष बढ़ाकर 39,553 करोड़ किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पिछले वर्ष 14,000 करोड़ रुपए आवंटित थे, इस बार 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम किसान योजना के लिए पिछले वर्ष 67,500 करोड़ आवंटित थे, इस बार बढ़ाकर 68,000 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए पिछले वर्ष 5,000 करोड़ रुपए आवंटित थे, इस बार बढ़कर 6400 करोड़ रुपए हो गए हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पिछले वर्ष 7400 करोड़ रुपए आवंटित थे, इस बार 10,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। विभिन्न मंत्रालयों में सबसे ज़्यादा जो आवंटित है किस मंत्रालय को दिया गया है, तो आप देखिए सबसे ज़्यादा आवंटन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए। कितना? 5,25,166, ठीक है। और उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,17,684। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ को 1,99,107। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 1,85,776। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को 1,40,367.13। ये पूछता है हर एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा, इतने करोड़ का आवंटन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1,38,203। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को 1,32,513। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को 1,07,715। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1,05,406। तो प्रमुख मंत्रालय हैं जो एलोकेशंस करोड़ रुपए में दिए गए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS जो 5 की रिपोर्ट आई है, देख लीजिए। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक बहुस्तरीय सर्वेक्षण है जो पूरे भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने में किया गया है। भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस सर्वेक्षण के लिए समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान नोडल एजेंसी के रूप में कार्य। तो कौन करवाता है इसको? तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, IIPS मुंबई करवाता है। सर्वेक्षण में किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया था, पूछता है कौन नहीं शामिल था, है ना। तो प्रजनन क्षमता, शिशु और बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रथा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग और गुणवत्ता। इसमें एड्स नहीं शामिल है, यही आया था प्रश्न, याद रखिएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का इतिहास देखें तो पहला जो सर्वेक्षण हुआ था 1992-93 में आयोजित किया गया था। दूसरा भारत के सभी 26 राज्यों में, उस समय तत्कालीन 26 राज्यों में 1998-99 में आयोजित किया गया था। इस परियोजना को यूनिसेफ की अतिरिक्त सहायता के साथ USAID द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तीसरा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण वर्ष 2005-06 में किया गया था। इसकी वित्तीय सहायता USAID, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग UK के, बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ,
UNFPA और भारत सरकार द्वारा किया गया था। चौथा परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो इसके पहले था 2014-15 में आयोजित किया गया था। ये पांचवा है। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? तो NFHS 5 में वर्ष 2019-20 के दौरान हुए सर्वेक्षण के डेटा को इकट्ठा किया गया और इसमें लगभग 6.1 लाख घरों का सर्वेक्षण किया गया है। ध्यान रखिएगा, अधिकांश राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जन्म के समय लिंगानुपात या तो अपरिवर्तित रहा है या इसमें वृद्धि देखी गई। ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट है। अधिकांश राज्यों में लिंगानुपात सामान्यतः 952 या उससे अधिक है, अधिकांश राज्यों में। हालांकि तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में जन्म के समय लिंगानुपात 9 से नीचे है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें हरियाणा का नाम नहीं है। जन्म के समय लिंगानुपात की बात हो रही है। बाल विवाह, देश के कुछ राज्यों में बाल विवाह के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिनमें त्रिपुरा वर्ष 2015-16 में 33.1% से बढ़कर कितना हो गया? 40.1%। मणिपुर में 13.7% से बढ़कर 16.3% हो गया और असम में 30.8% से बढ़कर 31.8% हो गया। ये प्रमुख हैं, बाकी में भी हुआ है लेकिन ये प्रमुख राज्य हैं जहाँ ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। त्रिपुरा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में किशोरावस्था में गर्भधारण के मामलों में वृद्धि देखी गई है। सर्वेक्षण नतीजों में बाल पोषण संकेतक सभी राज्यों में मिश्रित पैटर्न दिखाते हैं। कई राज्यों के शासित प्रदेशों की स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि कई में मामूली गिरावट भी आई है। कुपोषण, इसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, 18 में से 11 राज्यों में स्टंटिंग में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि 14 राज्यों में वेस्टिंग में वृद्धि दर्ज की गई है। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग क्या है? तो स्टंटिंग सर्वेक्षण में शामिल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 13 में सर्वेक्षण किया गया, जिसमें बच्चों में स्टंटिंग के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई। तो स्टंटिंग क्या है दोस्तों? स्टंटिंग में कद बढ़ जाता है, लेकिन कद नहीं बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। उम्र के साथ जिस हिसाब से कद बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ता है। वेस्टिंग क्या है? कद के हिसाब से वजन नहीं बढ़ता है, तो वेस्टिंग कहते हैं। कुपोषण कारण ये सभी समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो स्टंटिंग सर्वेक्षण में शामिल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 13 में सर्वेक्षण किया गया, जिसमें बच्चों में स्टंटिंग के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई। तो वेस्टिंग बात करें तो 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 12 में सर्वेक्षण किया गया और NFHS 4 की तुलना में चाइल्ड वेस्टिंग में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अधिक वजन की बात देखिए, वेस्टिंग और अधिक वजन लगभग सेम चीज़ें हैं, लेकिन वेस्टिंग क्या है? कद के अनुसार वजन नहीं बढ़ता है। लेकिन अधिक वजन किसको कहते हैं? अधिक वजन की समस्या कि जो उम्र है, उम्र से ज़्यादा, ठीक। कम वजन और अधिक वजन ये भी कुपोषण या बहुपोषण, बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ की मात्रा बढ़ गई, जैसे फैट की मात्रा बढ़ गई, तो उसके कारण होता है, उसको भी कुपोषण ही कहेंगे एक प्रकार का, ठीक है। अधिक वजन कब होता है? जब उम्र से ज़्यादा वजन व्यक्ति का हो जाए। और कम वजन कब होगा? जब उम्र बढ़ गई है लेकिन वजन उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ा है, ठीक। तो वेस्टिंग ये कद के हिसाब से होता है, वजन ये उम्र के हिसाब से कुपोषण की समस्या है। तो अधिक वजन की बात करें तो 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है जिनका वजन अधिक है। अतिसार, सर्वेक्षण से पहले 2 सप्ताह में अतिसार अर्थात जो डायरिया होता है उस वाले बच्चों की मामलों में भी 6.6% से 7.2% तक की वृद्धि देखी गई है। शिशु और बाल मृत्यु सबसे ज़्यादा ये पूछता है, NMR, IMR और U5MR। अधिकांश भारतीय राज्यों में शिशु और बाल मृत्यु दर में गिरावट आई है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, गोवा एवं असम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। वहाँ नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में भारी कमी देखी गई है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, गोवा और असम में, ध्यान रखिएगा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, गोवा और असम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में भारी कमी देखी गई। सेम बात है। त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, मेघालय और मणिपुर में बाल मृत्यु दर के सभी तीनों मामलों में एक समान वृद्धि दर्ज की गई है। ध्यान रखिएगा। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षण में बिहार में नवजात मृत्यु दर 34, शिशु मृत्यु दर 47 और बाल मृत्यु दर 56 के मामलों में सर्वाधिक मृत्यु दर कहाँ दर्ज की गई? बिहार में, ध्यान रखिएगा, तीनों मामलों में। जबकि सबसे कम केरल में मृत्यु दर थी। कितनी थी? यहाँ पर आंकड़ा नहीं दिया है। सबसे कम मृत्यु दर केरल में थी और सबसे ज़्यादा कहाँ थी?
बाल मृत्यु दर बिहार में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 राज्यों सिक्किम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, असम और कर्नाटक में घरेलू हिंसा के मामले में वृद्धि देखी गई है। कर्नाटक में घरेलू हिंसा के मामलों में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, कहाँ, कर्नाटक में, जबकि NFHS 4 में यहाँ घरेलू हिंसा के 20.6% मामले दर्ज किए गए थे, जबकि अब ये आंकड़ा कुल घरेलू हिंसा के मामलों में 44.4% हो गया है। NFHS 4 और NFHS 5 के बीच तुलना की जाए तो कुल प्रजनन दर TFR की बात करें, NFHS 5 के तहत पहले चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वे किया गया उनमें से लगभग सभी में NFHS 4 के बाद से कुल प्रजनन दर में कमी आई है। सभी में कुल 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 19 में प्रजनन दर घटकर 2.1 पर आ गई है, ठीक। कुल केवल 3 राज्यों मणिपुर, मेघालय और बिहार में यह दर अभी भी निर्धारित प्रतिस्थापन दर से ऊपर है। 2.1 जो प्रतिस्थापन दर है उससे ऊपर कहाँ है, मणिपुर, मेघालय, बिहार में। सबसे सर्वाधिक कहाँ है, बिहार में। गर्भ निरोधक प्रसार दर, तो इस मामले में अधिकांश राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में काफ़ी वृद्धि हुई है। CPR हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है, दोनों में 74%। लगभग सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में गर्भ निरोधक के आधुनिक तरीकों के उपयोग में वृद्धि दर्ज की गई है। परिवार नियोजन के लिए जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पाने के कारण सर्वेक्षण के पहले चरण में शामिल किए गए अधिकांश राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की दर में गिरावट देखी गई है। देश में मेघालय और मिजोरम को छोड़कर शेष सभी राज्यों में यह दर 10% से भी कम हो गई है, तो महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा। बैंक खाते की बात करें तो महिलाओं द्वारा परिचालित बैंक खातों के संबंध में NFHS 4 और NFHS 5 के बीच उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई, तो वृद्धि हुई है बैंक खातों में महिलाओं के। टीकाकरण की बात करें तो 12 से 23 महीने की आयु के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण अभियान के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों में पर्याप्त सुधार दर्ज किया गया है। नागालैंड, मेघालय और असम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2/3 से अधिक बच्चों का टीकाकरण कर उन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। लगभग 3/4 जिलों में 12 से 23 महीनों की आयु के 70% या अधिक बच्चों को बचपन की बीमारियों से पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया है। संस्थागत प्रसव की बात करें तो 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 में से 4 से अधिक महिलाओं के संस्थागत प्रसव के साथ इसमें व्यापक वृद्धि देखने को मिली। कुल 22 में से 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संस्थागत प्रसव का स्तर 90% से अधिक है। लगभग 91% जिलों में सर्वेक्षण से पहले 5 वर्षों में 70% से अधिक संस्थागत प्रसव के मामले दर्ज किए गए हैं। संस्थागत प्रसव में वृद्धि के साथ कई राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सिजेरियन सेक्शन सी सेक्शन से होने वाले प्रसवों में भी विशेष रूप से निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में पर्याप्त वृद्धि हुई है। बेहतर स्वच्छता और खाना पकाने की सुविधा, पिछले 4 वर्षों में लगभग सभी 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बेहतर स्वच्छता सुविधा और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन इस्तेमाल करने वाले परिवारों का प्रतिशत बढ़ा है। एनीमिया की बात करें तो महिलाओं और बच्चों में एनीमिया चिंता का कारण अभी भी बना हुआ है। सर्वेक्षण में शामिल 22 में से 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में आधे से अधिक बच्चे और महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं। यह भी देखा गया है कि 180 दिनों या उससे अधिक समय तक गर्भवती महिलाओं द्वारा पर्याप्त मात्रा में IFA की गोलियां लिए जाने के बावजूद एनीमिया के मामले में NFHS 4 की तुलना में आधे से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में वृद्धि हुई है। मुख्य शर्तें, नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर पहले 28 दिन की अवधि के दौरान बच्चों की मौतों की संख्या की ओर इंगित करती है। वर्ष 2030 तक नवजात मृत्यु दर, नवजात शिशुओं और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में असामान्य मौतें कम करना, ये इसका उद्देश्य है। सभी देशों का उद्देश्य नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कम से कम 12 करना और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कम से कम 25 करना है। कुल प्रजनन दर TFR की बात करें तो 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच की प्रजनन आयु के दौरान एक महिला से जन्म लेने वाले अनुमानित बच्चों की संख्या, औसत संख्या को कुल प्रजनन दर TFR दर्शाता है। प्रतिस्थापन दर की बात करें तो जिस पर वह एक आबादी खुद को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदल देती है। प्रभावी प्रतिस्थापन स्तर, प्रजनन क्षमता, प्रतिस्थापन दर, प्रजनन क्षमता विशेष विषम लिंगानुपात के लिए समायोजित की जाती है।
भारत की कुल प्रजनन दर घट रही है। भारत की वर्तमान में अर्थात जो पिछली प्रजनन दर जो रिपोर्ट है 2.2, जो वांछित कुल प्रजनन दर के स्तर 2.1 के बहुत करीब है। अभी बजट में ये घोषणा की गई, आर्थिक सर्वेक्षण में आपने देखा कि प्रजनन दर कितनी हो गई है, 2 हो गई है, 2.2 से घट करके। ठीक है, तो वो वाला आप याद रखिएगा। गर्भ निरोधक प्रसार दर, ये तो आपने देखा ही अभी। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो देश में औसत शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 32 है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में औसत शिशु मृत्यु दर 36 तथा शहरी क्षेत्रों में 23 है। अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट देख लेते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई इस द्विवार्षिक रिपोर्ट में देश के वन संसाधनों का आकलन किया गया है। देश में वनों एवं वृक्षों में आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना है? में वनावरण क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई? 1540 वर्ग किलोमीटर। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई? 721 वर्ग किलोमीटर। इस तरह से कुल वृद्धि जो देखी गई पिछले से इस वाले में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाले जो शीर्ष राज्य हैं, सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई 647 वर्ग किलोमीटर, फिर तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद उड़ीसा में। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है 84.53%, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय और फिर मणिपुर। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है मैंग्रोव में। मैंग्रोव में सबसे शीर्ष में कौन है जहां वृद्धि दर्ज की गई? उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। मैंग्रोव क्षेत्रफल है कहाँ सबसे ज़्यादा? तो पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन है। इस रिपोर्ट की खास बात रही। उत्तर प्रदेश का वन स्थिति रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कुल दर्ज वनावरण कितना है? 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। वृक्षावरण कितना है उत्तर प्रदेश में? 7,421 वर्ग किलोमीटर। स्क्रब का क्षेत्र 563.38 वर्ग किलोमीटर, 0.23%। 2021 के संशोधित आंकड़ों की तुलना में राज्य में वन कवर में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अति सघन वन 1.9% है, मध्यम सघन वन 1.67% है, खुले वन 3.37% है, झाड़ियाँ 0.24% है। ठीक है, कितनी है? 0.24%, ठीक, या 0.23% लगभग, ये कर लीजिएगा। ठीक है। स्क्रब उत्तर प्रदेश में कुल दर्ज वन क्षेत्र कितने हैं? 14,000, ये तो देखा आपने, 14,817 दर्ज वन क्षेत्र हैं, 0.89 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 6.15%। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में अधिकतम वन आवरण वाला जिला है। 6,905 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 35.29% है। भदोही संत रविदास नगर उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन आवरण वाला जिला है, 1015 वर्ग किलोमीटर, और भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत देखा जाए तो 0.37%। अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जो पाँच जिले हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा सोनभद्र, फिर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर, फिर पीलीभीत, फिर चित्रकूट। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले तो भदोही के बाद मऊ, फिर मैनपुरी, संत कबीर नगर और देवरिया। अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले 5 जिले कौन है? तो सोनभद्र में ही, फिर चंदौली, फिर पीलीभीत, फिर मिर्ज़ापुर, फिर चित्रकूट। न्यूनतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले तो संत रविदास नगर अर्थात भदोही, फिर मैनपुरी, देवरिया, बदायूं, मऊ। ठीक, तो ये थे महत्वपूर्ण आंकड़े। बिहार में वन क्षेत्रफल कितना है? 7.84% है। 7,80,79 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यहाँ पर जंगल हैं, वन है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन है बिहार के? तो कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास, फिर जमुई, फिर गया। सबसे कम वनावरण कहाँ है?
बिहार में शेखपुरा में, फिर अरवल, फिर जहानाबाद। प्रतिशतता के आधार देखें तो कैमूर में ही सबसे ज़्यादा है, फिर जमुई, फिर नवादा, मुंगेर, फिर पश्चिमी चंपारण। प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम वनावरण वाले जिले कौन हैं बिहार के, तो शेखपुरा, फिर बक्सर और सिवान, और फिर गोपालगंज। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई, तो बांका में और फिर जमुई में। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई, कैमूर में और सुपौल में। तो ये थे महत्वपूर्ण आंकड़े सभी, आप लोग इसको बार बार सुन लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके। इनको शॉर्ट करके बजट के और भी आंकड़े लेते हुए, कुछ आंकड़े छूट गए हैं उनको लेते हुए एक और वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, शॉर्ट वीडियो आधे घंटे का, उसमें सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे, वो वर्ष भर आपका काम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल माननीय वित्त मंत्री ने 31 जनवरी 2022 को 2021-22 वित्तीय वर्ष के जो आंकड़े हैं, आर्थिक सर्वेक्षण, वो प्रस्तुत किया। उससे जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े जो परीक्षा उपयोगी होंगे, पूरे वर्ष भर आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, वो हम देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण आंकड़े। इसके पहले बता दूं कि आर्थिक समीक्षा पिछले बजट वर्ष, जो पिछला वित्तीय वर्ष होता है, उसके जो परिणाम होते हैं वो प्रदर्शित करता है, देश की क्या स्थिति, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, दर्शाता है। जबकि बजट जो कि आज प्रस्तुत होगा संभवतः, वह आने वाले वित्तीय वर्ष अर्थात 2022-23 के लिए क्या स्थिति रहनी चाहिए, सरकार का विजन प्रस्तुत करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2022 की थीम, हर बार बजट की थीम होती है, इस बार की थीम त्वरित दृष्टिकोण या एजिल अप्रोच। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, त्वरित दृष्टिकोण या फिर एजिल अप्रोच। पहले क्या होता था कि बजट जो आर्थिक समीक्षा थी वो 2 पुस्तिकाओं में प्रस्तुत किया जाता था, ये एक चलन चल रहा था। लेकिन इस बार क्या किया गया, आंकड़ों से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ न करते हुए, बहुत ज़्यादा बोझिल न बनाते हुए, आर्थिक समीक्षा को एक पुस्तिका में जगह दी गई है। और एक पुस्तिका के अलावा एक सारणी नुमा पुस्तिका लॉन्च की गई है, जिसमें सांख्यिकी आंकड़े सभी रहेंगे जरूरी। ठीक है, जो आर्थिक आंकड़े हैं जब ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आसानी से उनको लिया जा सके, अध्ययन का विषय वस्तु बनाया जा सके। तो इस तरीके से आर्थिक समीक्षा के लिए इस बार एक पुस्तिका, 2 पुस्तिकाओं के स्थान पे दूसरी पुस्तिका जो हटाई गई, उसके स्थान पे सांख्यिकी सारणी नुमा एक पुस्तिका जारी की गई है अलग से। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और थीम, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण खत्म होने के बाद संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया है। आर्थिक सर्वेक्षण जिसे केंद्रीय बजट से पहले संसद में पेश किया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था की स्थिति पेश की जा सके और नीतिगत नुस्खे सुझाए जा सकें। बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा लिखा गया है। अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण बनाता कौन है, पूछा गया है कई बार, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन, जो हाल ही में अभी CEA, इनको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वित्त मंत्री का बनाया गया है। क्या है आर्थिक सर्वेक्षण या समीक्षा, तो थोड़ा सा इसका इतिहास जानेंगे, फैक्ट। तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज है। इसमें पिछले 12 महीनों में देश की आर्थिक प्रगति और मुद्दों की समीक्षा की जाती है। सर्वेक्षण में सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी दी जाती है, अर्थात जो बजट में था उसका क्रियान्वयन कैसा हुआ, अन्य योजनाओं का क्या हाल है, वो सब प्रस्तुत किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस बताई जाती है। यह दस्तावेज प्रमुख सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन और उनके प्रभाव के बारे में भी जानकारी देता है। आर्थिक समीक्षा में प्रमुख राजकोषीय विकास, व्यापक आर्थिक कारकों, मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक कारकों पर विचार विमर्श किया जाता है। यह दस्तावेज देश की अर्थव्यवस्था पर कृषि, जलवायु परिवर्तन और रोजगार के प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है। तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था, पहला, ध्यान रखिएगा। हालांकि 1964 तक इसे बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1965 ऐसा पहला बजट था जहां आर्थिक सर्वेक्षण पहले पेश किया गया, अलग से पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा 2021-22 की जो प्रमुख बातें हैं वर्ष भर आपके काम आने वाली, तो सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में, अर्थात जो अगला वित्तीय वर्ष है, यह जो अब चालू होगा,
में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से 8.5% की दर से बढ़ने की संभावना जताई है। कितना? 8 से 8.5%। जो चालू वित्तीय वर्ष अर्थात जो बीत गया ये 2021-22 वाला, इसमें जीडीपी विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। इसके पहले आर्थिक समीक्षा जो 2020-21 प्रस्तुत हुई थी, उसमें 2021-22 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट दर्शाया गया था अनुमान, वो 11.5% था। वो अब कितना है वर्तमान में? 9.2%। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक अर्थात 2024-25 के अंत तक भारत के $5 ट्रिलियन के जीडीपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस अवधि में लगभग 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। ये लाइन एकदम रट लीजिएगा, मेंस देने वाले खास करके। अर्थव्यवस्था की स्थिति की बात करें तो वित्त वर्ष 2020-21 में 7.3% की गिरावट हुई थी, जीडीपी में -7.3% की ग्रोथ देखी गई थी या गिरावट देखी गई थी, -7.3% की। उसके बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.2% बढ़ने का अनुमान है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो अब शुरू होगा में जीडीपी की विकास दर 8 से 8.5% रह सकती है। आर्थिक पुनरुद्धार को समर्थन देने के लिए आने वाले साल में वित्तीय प्रणाली के साथ निजी क्षेत्र में निवेश में बढ़ोतरी होने की संभावना भी दर्शाई गई है। ध्यान रखिएगा, जो 8 से 8.5% की वृद्धि दर अनुमानित है अगले वित्तीय वर्ष के लिए, ठीक ऐसा ही लगभग विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने भी अनुमान जताया है। तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विश्व बैंक का जो अनुमान है 8.7% है वृद्धि दर का, वहीं एशियाई विकास बैंक का अनुमान 7.5% की वृद्धि दर का अनुमान है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आर्थिक समीक्षा में बताया गया है वृद्धि दर का अनुमान 8 से 8.5%, ये इन दोनों के बीच सटीक रूप से बैठ जाता है। लेकिन आईएमएफ का थोड़ा सा डिफर कर रहा है, आईएमएफ ज़्यादा बता रहा है। तो आईएमएफ के ताज़ा विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुमान के तहत 2021-22 और 2022-23 में भारत की रियल जीडीपी विकास दर 9% और 2023-24 में 7.1% रहने की संभावना दर्शाई गई है, जिससे भारत अगले 3 वर्ष तक दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र, देखिए ये महत्वपूर्ण है, कृषि संबंधित क्षेत्रों में 3.9% की वृद्धि दर, उद्योग में 11.8% की वृद्धि दर और सेवा क्षेत्र में 8.2% की वृद्धि दर का अनुमान है। मांग की बात करें तो 2021-22 में खपत 7%, सकल स्थायी पूंजी निर्माण 15% और निर्यात 16.5%, आयात 29.4% बढ़ने का अनुमान है। तो ये सब में बढ़ोतरी हुई है। कितने कितने प्रतिशत याद रखिएगा, कई बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। व्यापक आर्थिक स्थिरता संकेतकों से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऊंचे विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का इस समय विदेशी मुद्रा भंडार बहुत अच्छा है, 650 से भी अधिक हो गया है। टिकाऊ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, लगातार निवेश आ रहे हैं। निर्यात में वृद्धि के संयोजन से 2022-23 में वैश्विक स्तर पर तरलता में संभावित कमी के खिलाफ पर्याप्त समर्थन देने में सहायता मिलेगी। 2020-21 में लागू पूर्ण लॉकडाउन की तुलना में दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव इस वर्ष कम रहा, हालांकि इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव काफ़ी गंभीर था, काफ़ी लोग संक्रमित हुए। भारत सरकार की विशेष प्रतिक्रिया में समाज के कमजोर तबकों और कारोबारी क्षेत्र को प्रभावित होने से बचाने के लिए सुरक्षा जाल तैयार करना, विकास दर को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय में खासी बढ़ोतरी और टिकाऊ दीर्घकालिक विस्तार के लिए आपूर्ति के क्षेत्र में सुधार शामिल रहे। सरकार की लचीली और बहुस्तरीय प्रतिक्रिया आंशिक रूप से त्वरित रूपरेखा पर आधारित है, जिसमें बेहद अनिश्चितता के माहौल में खामियों को दूर करने पर जोर दिया गया और 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया। भारत सरकार का कुल मिला के ध्येय यह था कि लोगों के हाथ में किसी न किसी तरीके से पैसा पहुंचाया जाए, तरलता में वृद्धि की जाए मार्केट में। जब पैसा पहुंचेगा तो लोग सामान खरीदेंगे, उत्पाद खरीदेंगे, इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।
राजकोषीय मजबूती 2021-22 बजट अनुमान 2020-21 के अंतिम आंकड़ों की तुलना में 9.6% की अनुमानित वृद्धि की तुलना में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां 67.2% तक बढ़ गई। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है आपकी परीक्षा के लिए, जो महत्वपूर्ण है वो मैं बताता जाऊंगा। सालाना आधार पर अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह 2019-20 के महामारी से पहले के स्तरों की तुलना में भी बेहतर प्रदर्शन है, तो ये महत्वपूर्ण है सकल कर राजस्व वाला। अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों पर जोर के साथ पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। टिकाऊ राजस्व संग्रह और एक लक्षित व्यय नीति से अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान राजकोषीय घाटे को बजट अनुमान के 46.2% के स्तर पर सीमित रखने में सफलता मिली। कोविड-19 के चलते उधारी बढ़ने के साथ 2020-21 में केंद्र सरकार का कर्ज बढ़कर जीडीपी का ये महत्वपूर्ण है 59.3% कर्ज हो गया, बढ़कर के जो 2019-20 में जीडीपी के 49.1% के स्तर पर था। हालांकि अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ इसमें आगे आने वाले समय में गिरावट होने का अनुमान है, लेकिन अभी याद रखेगा 59.3% कर्ज बढ़ के हो गया, तो जो कि 2019-20 में 49.1% जीडीपी का था। बाहरी क्षेत्र एक्सटर्नल सेक्टर्स की बात करें तो भारत के वाणिज्यिक निर्यात एवं आयात ने दमदार वापसी की और चालू वित्त वर्ष के दौरान यह कोविड से पहले के स्तरों से ज़्यादा हो गया। पर्यटन से कमजोर राजस्व के बावजूद प्राप्तियों और भुगतान के महामारी से पहले के स्तरों पर पहुंचने के साथ सकल सेवाओं में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। विदेशी आपको पता है कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जहां पे सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सेवा क्षेत्र के लिए काफ़ी गुंजाइशें हैं। तो पर्यटन चूँकि कोविड में जो प्रतिबंध लगे उसमें बंद रहा, लेकिन फिर भी अन्य जो सेवाएं थीं उन्होंने इसको कहीं न कहीं कुल मिलाकर के बैलेंस किया, संतुलन बनाने का काम किया। विदेशी निवेश में निरंतर बढ़ोतरी, सकल बाह्य वाणिज्यिक उधारी में बढ़ोतरी, बैंकिंग पूंजी में सुधार और अतिरिक्त विशेष निकासी अधिकार एसडीआर आवंटन के दम पर 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर 65.6 बिलियन डॉलर हो गया। एक लाइन ये याद रखिएगा, कितना हो गया? 65.6 बिलियन डॉलर। सितंबर 2021 के अंत तक एक वर्ष पहले के 556.8 बिलियन डॉलर की तुलना में भारत का बाह्य कर्ज बढ़ करके ये अमाउंट में है 593.1 बिलियन डॉलर हो गया। ये बाह्य कर्ज की बात हो रहा है, जो आरबीआई से और अन्य जो संस्थाओं से भारत सरकार लेती है वो नहीं। तो यहाँ पर कर्ज कितना हो गया? 593.1 बिलियन डॉलर। इससे आईएमएफ द्वारा अतिरिक्त एसडीआर आवंटन के साथ ही ज़्यादा वाणिज्यिक उधारी के संकेत भी मिले हैं। 2021-22 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार, ये ध्यान रखिएगा, 600 बिलियन डॉलर से ऊपर निकल गया और यह 31 दिसंबर 2021 तक 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। तो 31 दिसंबर 2021 तक जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी जो वैल्यू है कितनी है भारत में? 633.6 बिलियन डॉलर। सॉरी, मैं 650 कह रहा था। तो 633.6 बिलियन डॉलर ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था। रट लीजिए, सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है? चीन के पास, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पे भारत है। मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता की बात करें तो प्रणाली में तरलता अधिशेष रही, अर्थात तरलता पर्याप्त रही, पर्याप्त से ज़्यादा रही। 2021-22 में रेपो रेट 4% पर बरकरार रही, उसको बढ़ाया नहीं गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने और अधिक तरलता प्रदान करने के लिए जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम तथा सामाजिक दीर्घकालिक रेपो संचालन जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा अच्छी तरह महामारी के आर्थिक झटके को दूर कर दिया गया है। तो 2021-22 में वार्षिक आधार पर ऋण वृद्धि अप्रैल 2021 के 5.3% से बढ़कर 31 दिसंबर 2021 तक कितनी हुई? 9.2% हुई। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल अनुत्पादक अग्रिम अनुपात 2017-18 के अंत के 11.2% से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 6.9% हो गया। अब देखिए, बहुत सारे गैर जरूरी आंकड़े भी हैं, इनको हम बाद में छांटेंगे।
अभी आपको आर्थिक समीक्षा संपूर्ण जो आंकड़े हैं वो मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूँ। समान अवधि के दौरान शुद्ध अनुत्पादक अग्रिम अनुपात 6% से घटकर 2.2% हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी जोखिम भारांक परिसंपत्ति अनुपात 2013-14 के 13% से बढ़ते हुए सितंबर 2021 के अंत में 16.54% रहा। सितंबर 2021 में समाप्त होने वाली अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए परिसंपत्तियों पर रिटर्न और इक्विटी पर रिटर्न सकारात्मक बना रहा है। पूंजी बाजारों के लिए असाधारण वर्ष रहा। अप्रैल नवंबर 2021 में अर्थात अप्रैल से नवंबर 2021 में 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निगम आईपीओ से, जो न्यू लिस्टेड कंपनियां होती हैं शेयर मार्केट में, से 89,066 करोड़ रुपए उगाहे गए, वसूली की गई, जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष में सबसे अधिक है। ठीक है। प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में भारतीय बाजारों ने अप्रैल से दिसंबर 2021 में समकक्ष बाजारों, जो अन्य बाजार हैं, उनसे अच्छा प्रदर्शन किया। मूल्य तथा मुद्रास्फीति, तो औसत शीर्ष सीपीआई संयुक्त मुद्रास्फीति 2021-22 बहुत महत्वपूर्ण है, में सुधर कर 5.2% हुई, जबकि 2020-21 की इसी अवधि में यह 6.6% थी। खुदरास्फीति में गिरावट खाद्य मुद्रास्फीति में सुधार के कारण आई। पूरा स्टेटमेंट याद रखिएगा, किस कारण आई? खाद्य मुद्रास्फीति में सुधार के कारण। 2021-22 में औसत खाद्य मुद्रास्फीति 2.9% के निम्न स्तर पर रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 9.1% थी। तो जो खाद्य मुद्रास्फीति है उसमें काफ़ी सुधार देखा गया। इस तरीके से 9.1 से 2.99% पहुंच गई। वर्ष के दौरान प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन ने अधिकतर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखा। दालों और खाद्य तेलों में मूल्य वृद्धि नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए। सेंट्रल एक्साइज में कमी तथा बाद में अधिकतर राज्यों द्वारा वैल्यू एडेड टैक्स में कटौतियों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सुधार लाने में मदद मिली। काफ़ी चर्चित मुद्दा भी था ये, बीच में दाम काफ़ी बढ़ रहे थे, फिर रेगुलेट किया गया इसको। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक मुद्रास्फीति 2021-22 के दौरान कितनी रही? 12.5% बढ़ी। ऐसा किन कारणों से हुआ? तो पिछले वर्ष में निम्न आधार था, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि तथा अन्य आयातित वस्तुओं तथा उच्च माल ढुलाई लागत के कारण सीपीआई सी तथा डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के बीच अंतर काफ़ी देखा गया। मई 2020 में यह अंतर शीर्ष पर अर्थात 9.6% पर रहा। तो ये सब कारण थे, अगर पूछ लिया जाए कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक मुद्रास्फीति में 12.5% का जो ये बढ़ोतरी हुई, क्यों हुई, किन कारणों से? तो ये कारण है। इस वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के दिसंबर 2021 की थोक मुद्रास्फीति के 8% के नीचे आने से इस अंतर में उलटफेर हुआ। इस अंतर की व्याख्या निम्नलिखित कारकों द्वारा की जा सकती है। बेस प्रभाव के कारण अंतर, अर्थात जो बेस ईयर है उसमें काफ़ी बदलाव जो किए गए, उसके कारण। दो सूचकांकों के स्कोप तथा कवरेज में अंतर के कारण। मूल्य संग्रह, कवर की गई वस्तुएं, वस्तु भारों में अंतर तथा आयातित कच्चे मालों की कीमत ज़्यादा होने के कारण डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति संवेदी हो जाती है। डब्ल्यूपीआई में बेस प्रभाव की क्रमिक समाप्ति से सीपीआई सी तथा डब्ल्यूपीआई में अंतर काफ़ी होने की आशा की जाती है। सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन, तो नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में सुधर कर 66 हो गया, ध्यान रखिएगा, जबकि यह 2019-20 में 60 था, 2018-19 में 57 था। तो लगातार ये वृद्धि देखी गई है एसडीजी इंडिया सूचकांक में। एसडीजी इंडिया सूचकांक क्या है? जो एसडीजी लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 निर्धारित किए गए हैं, उन 17 में किस राज्य का क्या प्रदर्शन रहा है और राज्यों पर के आधार पर फिर पूरे देश का क्या प्रदर्शन रहा, समग्र प्रदर्शन, वो दिखाया जाता है। तो समग्र अंक जो है वो 66 हो गया है, जो कि 2018-19 में 57 था। फ्रंट रनर्स की संख्या 2020-21 में 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ी, जो 2019-20 में 10 थी। ठीक है, तो 10 थी फ्रंट रनर्स की संख्या 2019-20 में। अभी कितनी हो गई है? 22 राज्यों में। तो 22 राज्य इसके अंतर्गत आ गए हैं फ्रंट रनर्स के अंतर।
नीति आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में पूर्वोत्तर भारत में 64 जिले फ्रंट रनर्स तथा 39 जिले परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में रहे। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है, पिछले बार की तरह 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में 2020 में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर रहा वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में। 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कवर किए गए वन 24% रहे, यानी विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% भारत में रहा। अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किए गए, जिसका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। कब तक? 2022 तक। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक दायित्व पर प्रारूप विनियमन अधिसूचित किया गया। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के तटों पर अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुपालन स्थिति 2017 के 39% से सुधरकर 2020 में 81% हो गई। देखिए, जब भी आप मेंस लिखेंगे तो आर्थिक समीक्षा में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ऐसा करके ये आंकड़े प्रस्तुत करेंगे तो आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे काफ़ी। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के तटों पर अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुपालन स्थिति 2017 के 39% से सुधरकर 2020 में 81% हो गई है। उत्सर्जित अपशिष्ट में 2017 के 349.13 मिलियन लीटर दैनिक से 2020 में 280.20 MLD की कमी आई है। तो उपलब्धियां हैं ये थोड़ी सी। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित पक्षों के 26वें सम्मेलन की COP26 के राष्ट्रीय वक्तव्य के हिस्से के रूप में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की। एक शब्द लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ध्यान रखिएगा किसके लिए यूज किया गया? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस करते हुए बिना सोचे समझे तथा विनाशकारी खपत के बदले सोचपूर्ण तथा जानबूझकर उपयोग करने का आग्रह किया गया है। कृषि तथा खाद्य प्रबंधन, पिछले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया। देश के कुल मूल्यवर्धन GVA में महत्वपूर्ण 18.8% की वृद्धि हुई कृषि क्षेत्र में। इस तरह 2020-21 में 3.6% की वृद्धि हुई और 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई। आई थिंक यहाँ आंकड़ों में थोड़ी सी मुझे मिस्टेक दिखाई पड़ रही है। ये ग्रास वैल्यू एडेड है 18.8%। कृषि वृद्धि दर जो है GVA में 2020-21 में 3.6% और 2021-22 में 3.9%। हाँ, ये सही रहेगा। फिलहाल हम एक बार रीचेक करके फिर देख लेंगे। हालांकि ये जो मैंने बताया यही होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति का उपयोग फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। 2014 की SAS रिपोर्ट की तुलना में नवीनतम सिचुएशन असेसमेंट सर्वे में फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्तियों में 22.6% की वृद्धि हुई। पशुपालन, डेयरी तथा मछली पालन सहित संबंधित क्षेत्र तेजी से उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र के रूप में तथा कृषि क्षेत्र में संपूर्ण वृद्धि के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं। 2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15% के CAGR पर बढ़ा रहा। कृषि परिवारों के विभिन्न समूहों में यह स्थायी आय का साधन रहा है और ऐसे उन परिवारों की औसत मासिक आय का यह लगभग 15% है। अवसंरचना विकास, रियायती परिवहन तथा माइक्रो खाद्य उद्यमों के औपचारीकरण के लिए समर्थन जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से सरकार खाद्य प्रसंस्करण को सहायता देती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम चलाता है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज का और अधिक विस्तार किया है। उद्योग और बुनियादी ढांचा, अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बढ़कर 17.4% हो गया। यह अप्रैल से नवंबर 2020 में -15.3% था, तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई। भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय 2009 से 14 इन 5 वर्षों के दौरान 45,980 करोड़ रुपए के वार्षिक औसत से बढ़कर 2020-21 में कितनी हो गई? 1,55,180 करोड़ रुपए हो गया और 2021-22 में इसे
2,15,058 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का बजट रखा गया है। इस प्रकार इसमें 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना बढ़ोतरी हुई। अगर 45,980 करोड़ रुपए से तुलना करें तो कितनी बढ़ोतरी हुई है? 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2,15,058 करोड़ रुपए हो गए हैं। वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है, जो 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी। इस प्रकार इसमें 30.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बड़े कारपोरेट, देखिए बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा, बड़े कारपोरेट के बिक्री अनुपात से निवल लाभ वर्ष 2021-22 की जुलाई सितंबर तिमाही में महामारी के बावजूद 10.6% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। अभी तक का सबसे उच्च स्तर है आरबीआई के अध्ययन के अनुसार। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ से लेन देन लागत घटाने और व्यापार को आसान बनाने के कार्य में सुधार लाने के उपायों के साथ साथ डिजिटल और वस्तुगत दोनों बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला है, जिससे रिकवरी की गति में मदद मिलेगी। सेवाओं की बात करें तो जीवीए की सेवाओं ने वर्ष 2021-22 की जुलाई सितंबर तिमाही में पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया है। व्यापार, परिवहन आदि जैसे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टरों का जीवीए अभी भी पूर्व महामारी स्तर से नीचे बना हुआ है, जिसमें सुधार की गुंजाइश है। समग्र सेवा क्षेत्र जीवीए में जो ग्रास वैल्यू एडेड होता है कितना रहा, ध्यान रखिएगा, 2021-22 में 8.2% की बढ़ोतरी होने की अनुमान है सेवा क्षेत्र में। अप्रैल दिसंबर 2021 के दौरान रेल माल भाड़ा ने पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया है, जबकि हवाई माल भाड़ा और बंदरगाह यातायात लगभग अपने पूर्व महामारी स्तरों तक पहुंच गए हैं। हवाई और रेल यात्री यातायात में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, जो यह दर्शाता है कि महामारी की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर का प्रभाव कहीं अधिक कम था। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र ने 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 54% है। आईटी बीपीएम सेवा राजस्व 2020-21 में 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 1.38 लाख कर्मचारी शामिल किए गए। प्रमुख सरकारी सुधारों में आईटी बीपीओ क्षेत्र में टेलीकॉम विनियमों को हटाना और निजी क्षेत्र के दिग्गजों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना शामिल है। सेवा निर्यात ने 2020-21 के जनवरी से मार्च तिमाही में पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया, जिसमें 2021-22 की पहली छमाही में 21.6% की वृद्धि हुई। सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात के लिए वैश्विक मांग से इसमें मजबूती आई है। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका पहले स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पे, भारत तीसरे स्थान पे। नए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या भारत में 2021-22 में बढ़कर कितनी हो गई? 14,000 से अधिक हो गई है, जो 2016-17 में मात्र 735 थी। 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया। इससे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या भारत में अब 83 हो गई है। इनमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र से हैं, ध्यान रखिएगा। सामाजिक बुनियादी ढांचा और रोजगार, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट से जुड़े आंकड़े, 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 टीके की 157.94 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। इसमें 91.39 करोड़ पहली खुराक और 66.05 करोड़ दूसरी खुराक शामिल है। अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान से रोजगार सूचकांक वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही के दौरान वापस पूर्व महामारी स्तर पर आ गए हैं। मार्च 2021 तक प्राप्त तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार महामारी के कारण प्रभावित शहरी क्षेत्र में रोजगार लगभग पूर्व महामारी स्तर तक वापस आ गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आंकड़ों के अनुसार दूसरी कोविड लहर के दौरान रोजगारों का औपचारीकरण जारी रहा। कोविड की पहली लहर की तुलना में रोजगारों के औपचारीकरण पर कोविड का प्रतिकूल प्रभाव कम रहा। सामाजिक सेवाओं पर जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र और राज्यों का व्यय, जो 2014-15 में 6.2% था, 2021-22 में यह अनुपात बढ़कर कितना हो गया? 8.6% हो गया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो पांचवा था, उसके अनुसार जो उसके आंकड़े आए हैं, ध्यान रखिएगा, कुल प्रजनन दर TFR 2019 से 21 में घटकर 2 हो गई है, तो जो 2015-16 में
2.2 थी, तो एक महत्वपूर्ण सुधार है ये। 2.1 ये लक्ष्य था। तो इस तरह से रिप्लेसमेंट जो फिगर है 2.1 उससे भी कम हो गया, 2 हो गया। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है ये। शिशु मृत्यु दर 5 वर्ष से कम शिशुओं के मृत्यु दर में कमी हुई है और अस्पतालों और प्रसव केंद्रों में शिशुओं के जन्म में 2015-16 की तुलना में 2019 से 21 में सुधार हुआ है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण के अन्य जो निर्यात आयात संबंधी आंकड़े हैं, हालांकि ये जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2000 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 है, NFHS 5 है, इसके आंकड़ों का हमने आप लोगों को PDF दिया हुआ है, उस पर एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि उसके आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आने वाले वर्षों के लिए जो परीक्षाएं आप देंगे। तो उनके आंकड़ों का वीडियो आज नहीं तो कल वाले जो परीक्षा खबरी का वीडियो उसके साथ दे देंगे, संपूर्ण आंकड़े पूरे उसके, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सबसे ज़्यादा आयात भारत किस देश से करता है? तो चीन से सबसे ज़्यादा आयात करता है, उसके बाद UAE से और फिर अमेरिका से। नए आंकड़े हैं ये। सबसे ज़्यादा निर्यात भारत किस देश को करता है? तो निर्यात सबसे ज़्यादा USA को, फिर UAE को और फिर चीन। तो बदलाव हुए देख लीजिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा आयात की जाने वाली वस्तु, तो आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन है? सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम क्रूड, फिर सोना, पेट्रोलियम उत्पाद, फिर मोती व बहुमूल्य पत्थर और फिर कोयला। भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन है? पेट्रोलियम उत्पाद, मोती व बहुमूल्य पत्थर, लोहा इस्पात, औषधि फार्मुलेशन और सोना। तो ये आयात और निर्यात के आंकड़े हैं। बजट आने के बाद, आज बजट प्रस्तुत होगा, उसके बाद बजट आर्थिक सर्वेक्षण के जो की पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर देंगे। मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण। ये पूरा बजट, ये पूरी आर्थिक समीक्षा थी, उसकी महत्वपूर्ण जो बातें थी सारी हमने आपको बता दी परीक्षा के उद्देश्य से।